नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में रिकवरी का मूड, निचले स्तरों से 100 पॉइंट से ज़्यादा सुधार के साथ 25,700 के पार। रिलायंस, आईटीसी, एनटीपीसी और नेस्ले ने भरा जोश। बैंक निफ्टी और मिड कैप फ्लैट, वहीं स्मॉल कैप कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। कमोडिटीज कीमतों में उछाल से वेदांता 3% भागा, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा शेयर। तो वहीं हिंदुस्तान जिंक और हिंद कॉपर में भी चमक कायम। उधर स्पॉटलाइट इंडसइंड बैंक में करीब 2% की तेजी, साथ ही चार्ट जीपीटी कैपिटल मार्केट इंडेक्स करीब 1% मजबूत। एमसीएक्स और डिक्सन टेक भी आज चले। मेटल शेयरों में जोरदार चमक। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 1% की रैली, 3 से 4% उछलकर टाटा स्टील और हिंडाल्को निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही डिफेंस और कैपिटल मार्केट कंपनियों में भी अच्छी रौनक, लेकिन इन्फोसिस के नतीजों से पहले आईटी में दबाव। रियल्टी इंडेक्स भी नीचे। बीसीसीएल के आईपीओ को जोरदार रिस्पांस से कोल इंडिया का जोश हाई। एक महीने में 14% उछला शेयर, 147 गुना से ज्यादा भरा था भारत कुकिंग कोल का आईपीओ। ओके, चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे आपके साथ। पिछले शो से हमारे साथ इस शो में आशीष बहेरी और प्रशांत सावंत बने हुए हैं, साथ ही रचना वैद्य और रुचित जैन भी जुड़ेंगे। इसके बाद बात करेंगे मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम से। कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान भी जुड़ेंगे और एक इंटरेस्टिंग एंगल आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे कि बीएमसी चुनाव का किन शेयरों पर असर पड़ सकता है। जी हाँ, बीएमसी के चुनाव जो कल हैं उनका स्टॉक एंगल क्या है। साथ ही मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल और बीएससी के मेंबर रमेश दमानी, जिनके साथ हमने कल हमारे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में बात की थी, उनके कुछ इंटरेस्टिंग मंत्र आपके लिए फिर लेकर आएंगे ये कुछ ही देर में। लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर डालते हैं। और निफ्टी इस समय करीब 4 पॉइंट नीचे है, एकदम फ्लैट। बैंक निफ्टी करीब 40 पॉइंट नीचे। मिड कैप करीब 10 पॉइंट ग्रीन में। अब एक बार ज़रा कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर थोड़े से मूव्स आ रहे हैं। उसमें आयशर मोटर्स, टीसीएस, एशियन पेंट्स रेड में। खासतौर से टीसीएस रखिएगा एक बार ज़रा स्क्रीन पर, क्योंकि टीसीएस में ये एक फ्रेश ब्रेकडाउन जैसा दिख रहा है। एक बार वापस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसलता हुआ टीसीएस का। और फीके नंबर्स थे टीसीएस के, आपको याद होगा, और लगातार दिक्कतें बनी हुई हैं क्योंकि एम्प्लॉय रिट्रेंचमेंट भी काफ़ी है यहाँ पर, तो उसकी दिक्कतें तो हैं ही। ये स्टॉक डे लो पर है। डे हाई में कोल इंडिया, टाटा स्टील और ओएनजीसी आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। एफएनओ स्टॉक्स में आज का स्टॉक ऑफ द डे अब तक हिंदुस्तान जिंक का 5% ऊपर हो चुका है। वेदांता भी 4.5% ऊपर। ऑयल इंडिया 4% ऊपर। एंजल वन, नैल्को, इंडसइंड बैंक, काफ़ी स्टॉक्स हैं एक्चुअली जो इस मार्केट में शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आपको। बस एक रियल एस्टेट वीक है, प्रेस्टीज लीड कर रहा है उसको 2.5% नीचे। इसके अलावा टाटा एलेक्सी नंबर्स के बाद 2.5% नीचे है। स्विगी यहाँ पर भी गिरावट है, करीब 2% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आप वीरो जैम, ये थी अब तक की बाजार की अगर आप देखें छोटी सी समरी। इस बीच चलिए पैनल से बातचीत करते हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके रुचित जैन और रचना वैद्य, आर फैक्टर। और पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में अभी भी मौजूद हैं आशीष बहेरी जी और प्रशांत जी। आप सभी को नमस्कार। रुचित, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। जी वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। दो स्टॉक्स हैं, खरीदारी की साइड है। सबसे पहले तो ये जो मेटल्स में एक अप ट्रेंड हम कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं, उसको राइड करने की सलाह है। और नेशनल एल्यूमिनियम विद इन दिस स्पेस हमें लग रहा है कि यहाँ पे और अपसाइड पेंडिंग है। आप देखेंगे तो रिसेंटली भी जो मार्केट में थोड़ा पुल बैक मूव आया, उसमें यहाँ पे कोई सेल ऑफ नहीं आया। एक आध दिन का पुल बैक मूव था, बट लो लेवल से फिर से बाइंग इंटरेस्ट होकर वो हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहा है। 357 के स्टॉप लॉस के साथ नेशनल एल्यूमिनियम में खरीदारी करे 380 के टारगेट्स के लिए। और इंडसइंड बैंक रहेगी मेरी दूसरी पिक, जहाँ पे एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर वहां पे भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस अप मूव में अच्छे वॉल्यूम्स हम वहां पे देख रहे हैं। तो इंडसइंड बैंक में 915 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करें 970 970 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए ये हो गए रुचित जी की दो ट्रेड्स। रचना जी, गुड मॉर्निंग। रचना जी, आपकी दो ट्रेड्स। जी मेरी दोनों ट्रेड्स जो है वो डाउन साइड पे ही रहेगी। मेरा ये मानना है कि ओवरऑल मार्केट भी ये हफ्ता पूरा करने से पहले 300 पॉइंट्स जितनी यहाँ से निफ्टी में गिरावट आ सकती है बिफोर द वीकेंड्स, तो इसलिए हम डाउन साइड पे बने रहेंगे इन टू काउंटर्स। वन इज आईएक्स एंड द अदर वुड बी टीसीएस। तो पहले आईएक्स की बात करते हैं। आईएक्स में यहाँ पे हम फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे जो 140 पे ट्रेड कर रहे हैं। हम इसमें ऐसे लगाएंगे 141 पे, और हमारा डाउन साइड पे टारगेट रहेगा अप टू 138।
तो यहाँ पे एक गिरावट का माहौल बन सकता है। दूसरा हम जो शॉर्ट कॉल लेंगे दैट विल बी इन टीसीएस, जो कि फ्यूचर्स पे 3180 के करीब ट्रेड कर रहा है। हम इसमें एसएल लगाएंगे 3195 पे फ्यूचर्स पे, और हमारा डाउनसाइड पे टारगेट रहेगा 3140। इसे कहते हैं लाल लिबास में सेल कॉल। क्या गजब का माहौल रचना जी, कोई खास वजह है? नहीं नहीं, ये आज जो प्री ओपन के भी रेट्स आ रहे थे तो दे वर वेरी पैथेटिक। तो ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन तो है ही ऐसी, और प्री ओपन बहुत कुछ बता देता है। तो मेरे हिसाब से हम ये जो रैलीज आ रही है वो फेल होनी चाहिए, इसीलिए मेरे मूड से रिलेटेड कुछ नहीं। रचना जी, वैसे एक चीज़ है वीरू, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एकदम जो रचना जी के लॉजिक्स होते हैं ना, उनको देख के मुझे वो अश्विनी गुजराल जी की याद आ जाती है बार बार, क्योंकि वही सेम लॉजिक और वो सेम जैसे कहते हैं ना रही उन्हीं के, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं की बिल्कुल। शिष्या रहे। हाँ। चलिए बाकी ट्रेड्स लेते हैं वीरू। हाँ चलिए, आप तो ये रचना जी के दो ट्रेड्स के सेल कॉल, और अब बाकी ट्रेड लेते हैं। प्रशांत, आपकी दो कॉल्स। जी वीरू जी, यहाँ पे फर्स्ट पिक होगा बीईएल। ये करीबन 416-17 के बीचों बीच ट्रेड कर रहा है। यहाँ मुझे लग रहा है कि अच्छी स्पाइक आ सकती है। मैं 410 स्पॉट लेवल स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह दूंगा फॉर टारगेट्स अराउंड 430। नेक्स्ट पिक होगा बायोकॉन। ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट से बाउंस हुआ है। आज का अगर वॉल्यूम देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, इनफैक्ट हाईएस्ट इन द लास्ट फ्यू डेज। तो यहाँ मैं बाय करने की सलाह दूंगा 375 के नीचे, 374, 373, 374, 73 स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। टारगेट होंगे करीबन 395, 400, 395, 400। ओके, अब आशीष बहेती के पास चला जाए। आशीष जी, आपकी दो ट्रेड्स। जी अनु जी, पहला जो कॉल रहेगा वो है एम्फेसिस पे शॉर्ट कॉल रहेगा। यहाँ पे गिरावट पड़ रही है और हमें लग रहा है कि इसे शॉर्ट किया जा सकता है। तो जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2880 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में इसमें 2780 और 2720 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो है वो बाई कॉल है हिंडाल्को में। यहाँ पे 935 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 965 और 990 तक के टारगेट्स के लिए। ओके चलिए, तो ये इस समय आपके लिए ट्रेड्स पूरी हुई इस समय की। आगे बढ़ते हैं। मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम मौजूद हैं। सुनील जी, गुड मॉर्निंग। कब तक झेलनी पड़ेगी ये वॉलेटिलिटी आपके हिसाब से मार्केट में? और अभी तो खैर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि सिर्फ कमोडिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए और पैसा बनाइए, लेकिन ओवरऑल मार्केट कब तक ठीक होगा? मुझे लग रहा है कि बजट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और बजट के बाद शायद और 10 दिन पूरी अर्निंग सीजन की एक आउटलुक सामने दिखने के लिए। तो समझिए कि आज से एक महीना पकड़ के लिए कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। ऑफ कोर्स बजट के हाथ में बहुत है, बहुत पॉजिटिव बजट आ गया तो मार्केट में एक उसी के कारण रुझान आ सकता है। अभी तक की अर्निंग सीजन भी एक तरफ 50-50 रही है, बहुत खास नहीं है। मगर आने वाले हफ्तों में अगर वहां भी रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है कि खास करके ये जो जीएसटी कट का इम्पैक्ट क्या वो कंपनी की अर्निंग्स में कैसे दिख रहा है, ये जानना जरूरी है। तो मेरे ख्याल में एक महीना लगेगा मार्केट को ये एक सेक्टर रोटेशन ये सब करने के लिए। तो वही मेरी है, आउटर मोस्ट February 15 तक ये अनसर्टेनिटी तो एंड होती दिख रही है मुझे। चलिए, कोई तो आपने समय बताया कि कब तक ये अनसर्टेनिटी जाएगी। अच्छा सुनील सर, ये मेटल्स, आज चांदी ऑलमोस्ट 3 लाख छूने वाली थी, 1.5 लाख का सोना। क्या लग रहा है जिस अनसर्टेनिटी, जिस ग्लोबल एनवायरनमेंट में हम अभी हैं, अभी भी इनके लिए बहुत ही कंड्यूसिव, बहुत ही अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट है, एंड दे विल कंटिन्यू टू लीड ऑन द हायर साइड? आपको लग रहा है ऐसा? हाँ बिल्कुल मुझे लग रहा है, और ये खाली ये जियोपॉलिटिक्स अनसर्टेनिटी की बात नहीं है, ये खास करके एक मूव जो हुआ है डी डॉलराइजेशन का। क्योंकि ये ट्रम्प की जो मैं कहूँगा नाटक तो हर हफ्ते, हर महीने, हर दिन कुछ न कुछ नया उखड़ के आता है, तो लोगों का भरोसा डॉलर में निवेश करने पर, खास करके सॉवरेन वेल्थ फंड्स और जो कंट्रीज के मनी होती है ना, तो वो अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था कुछ साल 1.5 साल पहले, मगर ये तेजी पकड़ते हुए दिख रही है मुझे। और इनसे ही डिमांड आकर रिटेल का, खाली इंडिया की रिटेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप देखेंगे इंटरनेशनली भी एचएनआई का ईटीएफ्स में बहुत जरा पैसा जाने लगा है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, इन चीजों पर। तो ये एक एसेट एलोकेशन का रीजिग हो रहा है दुनिया में, और नेचुरली उसमें क्या हो रहा है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो तो
था 90:1, अभी तो ब्रीच करके लॉन्ग टर्म एवरेज भी गया। पर सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड की बात होती है, सब लोगों के जहन में अभी आ गया है कि अरे सिल्वर का सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, मगर डिमांड इंडस्ट्रियल वजह से बढ़ रहा है। तो एक थॉट प्रोसेस होती है ना, जो निवेशक होते हैं उनके मन में ये टिक जाता है कि ऐसी स्थिति में मुझे और भी इसमें निवेश करना। और हमारी लोकल भी देखे आपने, म्यूचुअल फंड के डेटा में आए तो गोल्ड और सिल्वर का भयंकर ईटीएफ में फंड फ्लो बढ़ गया है। तो इस चीज के कारण इस साल तो मुझे लग रहा है, क्योंकि ट्रंप ऐसे वैसे में बात नहीं खत्म करने वाले हैं। अभी क्यूबा है उनके साइड्स में, ईरान है, ग्रीनलैंड है, तो दुनिया भर में उनकी जो एक्शंस है, इसके कारण मैं समझता हूं कि पूरी जापान या चाइना या एमर्जिंग मार्केट की देश अपने पैसे को डॉलर से हटाकर एक ऑल्टरनेटिव जगह पे रखने की कोशिश करेगी, और वहां पे नेचुरली गोल्ड और सिल्वर और प्रेशियस मेटल्स आगे आते हैं। तो मेरे ख्याल में इस साल भी पिछले साल की तरह 170 या 80% ऐसे रिटर्न मत एक्सपेक्ट कीजिए, बट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रिटर्न्स मैं उस प्रेशियस मेटल्स पैक में इस साल भी एंटिसिपेट कर रहा हूं। क्योंकि ये एक हर्ड मेंटालिटी होता है ना, हर्ड मेंटालिटी कहते हैं कि जब बड़े दिग्गजों पहले खरीदते हैं, फिर एचएनआईज करते हैं, फिर रिटेल घुसता है। तो अब वो जमाना है कि हर रिटेल को लग रहा है कि यहीं पे मेरी फ्यूचर है। तो वो ही टेक्निकल फैक्टर समझे, जो भी समझे, उसके कारण ही एक रुझान थोड़ी दिन के लिए जरूर रहेगा, और 2026 में भी वो डबल डिजिट रिटर्न देने की स्थिति में मुझे दिख रहा है। अच्छा सुनील जी, जहाँ तक मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, बाजार ने एकदम से ये सेंस बना लिया था कि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो मार्केट में आएगा, बट ऐसा बहुत वास्तविकता नहीं होगी इतनी जल्दी, है ना। सडनली वो अपना स्पेस क्रिएट नहीं करेगा, एंड दैट ईरान फैक्टर, आई मीन कंबाइनिंग ऑल दीज टू फैक्टर्स, क्या क्रूड में यहाँ से बड़ी तेजी का कारण बन रहा है, नजर आ रहा है आपको? नॉट फॉर ए सस्टेनेबल बेसिस बट एटलीस्ट फॉर ए शॉर्ट टर्म। यस, डेफिनेटली मैं क्रूड का इवन $70 टच करने की ब्रेंट का देख रहा हूँ। बिकॉज जैसे आपने कहा, करीबन $100 बिलियन का निवेश करने की जरूरत है वेनेजुएला के जो रिजर्व्स है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। और अमेरिकन जो ऑयल कंपनीज है वो सहमत नहीं है कि ट्रंप के साथ, क्योंकि उनको पता नहीं कि 6 महीने बाद ट्रंप ही अपना पूरा भाषण और सोच बदल दिया है, तो कौन उनको ये पॉलिटिकल रिस्क से गारंटी देगा। तो उन्होंने सभी ने मना कर दिया, खाली शेवरॉन जो ऑलरेडी है उधर। तो डेफिनेटली वेनेजुएला का ऑयल इतनी आसानी से मार्केट में नहीं आएगा, मगर इंडिया के लिए थोड़ी अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि इंडिया का लॉन्ग पार्टनरशिप है और अमेरिका ने जो भी तेल वेनेजुएला से एक्सपोर्ट हो रहा है अगर इंडिया को परमिट किया तो हमारे लिए थोड़ी राहत मिल सकती है। मगर ईरान वाली बात भी है, और चीज ऐसी है कि जो एक इमीडिएटली मार्केट में एक पॉजिटिव रिएक्शन आया था कि वेनेजुएला का ऑयल भर के आएगा क्योंकि वर्ल्ड के राज्य रिजर्व है, वो तो बिल्कुल गलत साबित हुआ। मे बी 10 साल लगेंगे उसको पूरी एक्सप्लॉइट करके बाहर निकलने में। तो डेफिनेट ऑयल के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ी बुलिश लग रही है, बिकॉज जियोपॉलिटिक्स का टेंशन भी ऐड हो रहा है उधर। मगर ओवरऑल मैं नहीं मानता हूं कि ऑयल इससे ज्यादा जाएगी, यानी 70 से वापस 65 तक भी प्रोग्रेस हो सकती है ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो मगर एक शॉर्ट टर्म स्पाइक जरूर सामने दिख रहा है। ये शॉर्ट टर्म स्पाइक जरूर सामने दिख रहा है। कोई और स्पेस जहां पर आप इस समय पैसा डालेंगे इस मार्केट में? अब फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। तो इतनी ग्लोबल की तरफ से अनसर्टेनिटी है, बजट का अनसर्टेनिटी है, अर्निंग सीजन का अनसर्टेनिटी है। तो मैं इस महीने थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में ही रहूंगा। देखते हैं कि क्योंकि पहले की आईटी की उम्मीद जो आ गई है दो तीन कंपनी की, तो उतना खास नहीं था, मगर एक्चुअल एंटिसिपेशन था कि रुपी का डिवेल्यूएशन जो 7% हुआ पिछले साल, जरूर रुपी ईपीएस में आईटी में पॉजिटिव दिखेगा, मगर दिखा नहीं, क्योंकि शायद उन्होंने हेज कर लिया था अपने पोजीशन को। तो ये बहुत एक अनसर्टेन वाला माहौल है। और सेकंड, ऑटो कंपनीज की बात करें जहां पे भयंकर तेजी हुई है, अब अर्निंग सीजन में पता लगेगा कि क्या उन्होंने अपने मार्जिन्स को सैक्रिफाइस करके ये टॉप लाइन रेवेन्यू नंबर्स को जनरेट किए हैं, या मार्जिन्स को प्रोटेक्ट कर पाए। तो वो एक अहम चीज है फॉर ऑटो, जिसका ऑलरेडी रन अप हो चुका है। तो वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में। खाली मैं कहूंगा कि मुझे एक, अगर ये 1 महीने की जो अनसर्टेनिटी को छोड़कर एक थोड़ी 6 महीने की एक आउटलुक ले लें, तो मुझे 2 सेक्टर ऐसे लग रही है जहां पर जो भी चीज है अल्टीमेटली पॉजिटिव एक रुझान होगा। वो है एक मेरे लिए कैपिटल गुड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि जीएसटी का इम्पैक्ट जरूर रेवेन्यूज पे दिखेगा, खाली ईपीएस पे दिखेगा नहीं, मार्जिन्स पे दिखेगा, ये डाउट है। तो अगर टॉप लाइन बढ़ रही है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश में बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में इस साल के अंदर आपको प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स का
एक एक्सपेंशन वाला ब्राउन फील्ड हो या ग्रीन फील्ड हो, उसकी जरूर एक डेवलपमेंट दिख रही है मुझे एक क्लैरिटी से। तो मुझे वो एक चीज है जहां पर हम एक मीडियम टर्म आउटलुक से थोड़ा अलोकेशन कर सकते हैं। सेकंड, मुझे रियलिटी में क्या हुआ है कि ये पूरा जीएसटी का इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं दिखा, और अब तक जो डेवलपर्स थे वो सब एक प्रीमियम एंड प्रॉपर्टीज वही बिक रहे थे, वहीं पे फोकस था। मगर ये अफोर्डेबल हाउसिंग मेरे ख्याल में बजट में भी एक बूस्ट मिलेगा, जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग का इस साल आपको एक अच्छा रुझान दिखेगा। और रियल एस्टेट के लिए इसके अलावा भी दो पॉजिटिव्स है। एक है जीसीसी का जो बूम चल रहा है, वहां पे कमर्शियल रियल एस्टेट की एक अच्छी डिमांड होगी। और फाइनली रीट्स के लिए जो इक्विटी का क्लासिफिकेशन दिलवाया है, उसके कारण म्यूचुअल फंड का भी एक्सपोजर रीट्स के ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा हूं, तो उसके कारण फाइनेंसिंग रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छी दिख रही है। तो मेरी क्या है ठीक कि कॉन्सेप्ट को छोड़कर थोड़ा लंबा अवधि में ये दोनों All right. सेक्टर में एक क्लैरिटी दिख रही है। चलिए सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। रियल एस्टेट यहाँ पर काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है, लेकिन सुनील जी को लगता है कि यहाँ से अब थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। देश की आर्थिक राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र की राजधानी यानी कि मुंबई बीएमसी के चुनावों के लिए तैयार हैं। 9 साल के बाद बीएमसी इलेक्शंस हो रहे हैं और इनका स्टॉक एंगल भी है। आशीष से समझते हैं क्या है स्टॉक एंगल। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और 9 साल के बाद कल मुंबई बीएमसी के चुनावों में वोट करती हुई नजर आएगी। और बीएमसी अपने आप में देखें तो बहुत बड़ी है, क्योंकि देखिए 75,000 करोड़ से ज़्यादा का तो इसका एनुअल बजट होता है। मैं चेक कर रहा था कि 80,000 करोड़ से ज़्यादा के तो फिक्स डिपॉजिट हैं, तो साल में भारी भरकम ब्याज भी यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन इसका बजट इतना ज़्यादा है कि कई राज्यों की तुलना में, इनफैक्ट 10 से 11 राज्य इस देश के ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा बीएमसी का बजट है। तो अपने आप में जो स्पेंडिंग होती है बड़ी मैसिव देखने को मिलती है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बताऊं तो एंटिली वेस्ट हैंडलिंग, इस स्टॉक पर आप नजर रख के चल सकते हैं। और दरअसल कुछ समय पहले आप देखें तो ऑलमोस्ट 1330 करोड़ के जो ऑर्डर्स हैं इन्हें मिले हैं। ये प्रोमिनेंट और डोमिनेंट प्लेयर है मुंबई के जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट पिकअप सर्विसेज है, इसको लेकर। तो इस स्टॉक पर आप नजर रख के चलेंगे। रिसेंटली बड़े ऑर्डर विन भी यहाँ पर देखने को मिला है। अशोका बिल्डकॉन यहाँ पर भी देखें तो आपको नज़र रखनी चाहिए। कारण ये है कि इनकी एक जेवी है अडानी के साथ, जिसे 1816 करोड़ का मीठी रिवर रीडेवलपमेंट, जिसकी बात आप देखें क्लीन अप की कई सालों से कही जा रही है, उसको लेकर। इसके अलावा आप देखें तो अतिरिक्त ऑलमोस्ट 447 करोड़ के जो वर्क ऑर्डर्स हैं रोड को लेकर, ब्रिज कंस्ट्रक्शन को लेकर, वो बीएमसी से मिले हुए हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप फोकस रखिएगा। मुंबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप है ओवर द ईयर्स काफ़ी बदला है। चाहे आप मेट्रो की बात करें या फिर नए हाईवेज की बात करें, तो जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आपको इनका नाम विजिबल हो जाएगा। अब कुछ स्टॉक्स ऐसे भी जिनका थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल है। सबसे पहले देखिए लोढ़ा डेवलपर्स और रियल एस्टेट में, मुंबई के रियल एस्टेट में बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो इनके जो प्रमोटर्स हैं मंगल प्रभात लोढ़ा, ये बीजेपी के एमएलए रहे हैं, तो इसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ में क्रिस्टल इंटीग्रेटेड ये फैसिलिटी मैनेजमेंट करती है। और हाल ही में आप देखें तो बीएमसी की तरफ से 71 करोड़ के इन्हें ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं। और यहाँ पर भी देखें तो जो प्रमोटर फैमिली है ये बीजेपी की एमएलए है। और साथ में आप देखें तो मन इंफ्रा, यहाँ पर भी आप नज़र रखे चलेंगे। कारण ये कि इनका भी आप देखें तो घाटकोपर से बीजेपी के एमएलए हैं, तो यहाँ पर आपको एक असर देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आशीष। और देखिए स्टॉक्स पर तो नज़र रखें ही, लेकिन जो भी मुंबई में है उनसे अपील है वोट ज़रूर करें। और अगर जैसा आशीष ने कहा 75,000 करोड़ की बैलेंस शीट है, 80,000 करोड़ के तो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट हैं, तो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक मन में टीस ज़रूर बनती है कि फिर मुंबई क्यों नहीं वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी है, जो कि मुंबई को होना चाहिए आइडियली। और मुंबई वैसे अगर आप मुझसे पूछे ना वीरू, मैं ये मानता हूँ कि मुंबई में पोटेंशियल है और शायद है भी। अगर आप सेफ्टी की बात करें, विमेन सेफ्टी की बात करें, इन सब चीज़ों की बात करें, तो शायद वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट सिटीज़ में से एक है। लेकिन एक चीज़ जहाँ पर मुंबई मार खाती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। काफ़ी हद तक कोस्टल रोड बनने के बाद उसको थोड़ा इम्पैक्ट आया है, वो जो नई मेट्रो बनी है उसका थोड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन अभी भी स्पेशली अगर आप बांद्रा से आगे निकल जाएँ और वो सबब के एरिया में चले जाएँ तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है ना, उसका नाम बदलकर वेस्टर्न स्लो रोड रख देना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन वोट ज़रूर करें बीएमसी के इलेक्शन में। जी हाँ, सीएनबीसी की आवाज़ की अगर आप देखें यही आह्वान आपसे, कल बीएमसी के इलेक्शन में वोट ज़रूर करें।
चलिए, श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। अब श्रीकांत, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। श्रीकांत, बाजार में वोलेटिलिटी है, आई मीन इंडेक्स पर एक डायरेक्शन में ट्रेड करना बहुत मुश्किल है अभी। इंडिसेस को कुछ देर के लिए छोड़ते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक कहीं कंफर्ट है आपको? कहाँ लॉन्ग कहाँ शॉर्ट है आप इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए, वैसे देखा जाए तो मार्केट ने अपने रेंज को, ट्रेडिंग रेंज को चेंज किया हुआ है। 26,000 25,900 के ऊपर काफ़ी कंफर्टेबली मार्केट ट्रेड कर रहा था। अब उस रेंज को तोड़ दिया है और कल के दिन में इनफैक्ट हमने देखा कि 25,900 एक्टेड एज मेजर रेजिस्टेंस। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट की रेंज चेंज हो चुकी है और मार्केट अभी एक लोअर रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। एट द सेम टाइम हम 25,500 के ऊपर सर्वाइव हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा और कंसोलिडेट करेगा और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें मार्केट में देखने मिलेगी। एट दिस लेवल्स मुझे लगता है कि ऑलरेडी 25,500 हिट हो चुका है और मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। कल छुट्टी भी है, तो हमें लगता है कि थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखना ज्यादा बेटर है और थोड़े पोजिशनल ट्रेड्स लेना मुझे लगता है कि फायदेमंद हो सकता है व्हाइल लुकिंग एट दी एंटायर स्ट्रक्चर एंड न्यूज फ्लो ऑफ द मार्केट। तो वैसे हमें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक क्या ट्रेड्स रहेंगे फिर आपकी? तो यहाँ पे हमें लगता है कि देखिए अनुज जी, ONGC हमें अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक लगभग पिछले 5 महीने से 290 और 240 के रेंज में ट्रेड कर रहा था। अभी इस 240-230 के रेंज से ये अच्छा रिबाउंड हो चुका है। काफी अच्छे न्यूज फ्लो, सकारात्मक न्यूज फ्लो इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए है और हमें लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी तेजी आती है तो ये स्टॉक 270-290 के लेवल्स छू लेता है। तो करंट लेवल से ONGC को लॉन्ग करे, टारगेट रखे 270-290 के। इसके अलावा जो हमें अच्छा लग रहा है वो है एक्सिस बैंक। आज उसमें तेजी है और कुछ एक बैंकों में हमें लगता है कि रिजल्ट्स के पहले अच्छी तेजी हमें देखने मिलेगी। तो एक्सिस बैंक करंट लेवल से खरीदा जा सकता है, जो तकरीबन अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 1290 के करीब। यहाँ से तेजी बनेगी तो 1350-1360 के टारगेट्स नजर आते हैं। और इसके अलावा एक स्टॉक जो काफी बिटन डाउन है, दैट इज PVR आइनॉक्स। ये स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है। हमें लगता है कि मल्टीपल बॉटम ये स्टॉक बना चुका है क्लोज टू 1000 लेवल्स। कल के दिन में अच्छी रिकवरी थी। हमें लगता है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली धीरे धीरे 1200-1250 के लेवल्स छू सकता है। तो PVR आइनॉक्स में भी मुझे लगता है करंट लेवल से लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, शुक्रिया अब हमारे साथ जुड़ने के लिए आज श्रीकांत जी, और ये सब आपके स्टॉक आइडियाज़। मीनवाइल एक बार इंडसइंड बैंक वापस लेकर आइए जरा। डे हाई पर ये स्टॉक अब 938.50 इस समय, शानदार मोमेंटम में ये स्टॉक। और देखिए, मार्केट कहीं का कहीं गया हो, ये स्टॉक एक अलग ही मोमेंटम में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए, शो को यहीं समेटेंगे। वीरूर में आपसे अलविदा लेंगे और इसके बाद आपके लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन आएगा। लेकिन जाने से पहले आपको कुछ व्यूज़ सुना देते हैं जो कल CNBC आवाज़ की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में बाजार के जो बड़े दिग्गज शामिल हुए, उनमें से 2 व्यूज़ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल और BSE के मेंबर रमेश तमानी। उन्होंने क्या कहा वो सुन लेते हैं। सर, अभी जो वेनेजुएला में हुआ या फिर अब इवन ग्रीनलैंड को आई कर रहे हैं, भारत के साथ जो एक मनमुटाव रहा है, उन सब का आपके हिसाब से मार्केट पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? इम्पैक्ट तो पड़ता है ना, मतलब शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है, पर लॉन्ग टर्म में दीज आर ऑल पासिंग फेज। सो क्या जिस सेक्टर में अर्निंग्स ग्रोथ है वहाँ पर इवन जियोपॉलिटिकल डजंट मैटर। बिल्कुल। तो उससे क्या हुआ, आपका पेस ऑफ राइज थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो लास्टिंग पॉजिटिव हो सकता है वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स कम बैक, और उसके बेसिस में अब जो है मतलब ये क्वार्टर, अगला क्वार्टर ये बढ़ते चले जाएगा। मेरे ख्याल से विल सी वेरी गुड रिवाइवल ऑफ अर्निंग्स इन नेक्स्ट 4-5 क्वार्टर्स। वो हमको बचाएगा। दूसरा ये है, एक पर्टिकुलर प्राइस में इवन कॉर्पोरेट्स डोंट वांट टू सेल द पेपर, तो उससे क्या होगा, जो इशुएंस का जो पेस है वो भी स्लो डाउन होगा। आप देखें थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पुश द पेपर्स इन द मार्केट, तो थोड़ा सा रिलक्टेंस आ रहा है पर्टिकुलर प्राइस में। तो मुझे लगता है कि नाउ वी आर क्लोजर टू द, मतलब IPO मार्केट बंद होना चाहिए कुछ दिन के लिए। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री। तो क्या है वो ब्लड सकिंग है ना थोड़ा सा। तो वो मतलब नहीं, वो आप साफ हो जाता है। सी जहाँ से बाजार थोड़ा डिप्रेस होता है ना, मतलब और यहाँ से मान लो 1000-2000 पॉइंट गिर गया तो ऐसे ही बंद होएगा। एंड देन द स्टेज इज सेट फॉर रिवाइवल। क्योंकि क्या है कि जो आपको फ्लो है, SIP फ्लो है, वो तो कंटिन्यूअस है। देन द मनी स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द सेकेंडरी मार्केट इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द प्राइमरी मार्केट। FIs भी देखता है कि भाई अभी किसको बेचे, सो दे माइट आल्सो कम बैक फॉर। सो इस टाइप का जो पूरा जो
ये है एक जो रिदम है बाजार का, वो वैसे ही है। मतलब आप एक्सरसाइज करोगे अप साइड में, डाउन साइड में होगा। अभी डाउन साइड में थोड़ा पेन हुआ है, सो बट इट्स अ हेल्दी, ये अनुलोम विलोम जैसा है ना, इट्स अ हेल्दी करेक्शन आई वुड से। तो पिछले कुछ महीनों में मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी करेक्शन है, ज़्यादा बड़ी करेक्शन। तो वहीं पर ज़्यादा तेजी हुआ था ना, वहीं पर ज़्यादा तेजी भी तेजी वहीं ज़्यादा हुआ था, तो वहीं ज़्यादा करेक्शन होगा ना। जो बढ़ाया नहीं उसको क्या करेक्ट होगा। हाँ, तो नहीं अब अगले जो अब रिकवरी आएगी तो वो पहले लार्ज कैप में आएगी या मिड कैप में? पहले लार्ज कैप से चालू होगा। पहले लार्ज कैप से चालू होगा, क्योंकि लार्ज कैप में अंडर परफॉर्म ना। हाँ, तो मिड कैप में ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस हुआ है। तो एक तो वहाँ सेलिंग है, वहाँ पेन भी बहुत ज़्यादा है, और अभी भी कई जगह वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ से ऐसा मिड कैप लार्ज कैप वाली बात नहीं है, सवाल ये कहाँ पर सैनिटी है, कहाँ पर रिजनेबल प्राइस में आपको स्टॉक मिल रहे हैं। मिड कैप में भी चला, यदि ऑटो में हो आप और यदि छोटी कंपनी है लेकिन उसका 12, 15, 17 का पी है, 20% ग्रोथ है, तो डेफिनेटली चलेगा। हाउ डज इट मैटर? Thank you, Anuji, and thank you, Sundaramanji. I mean, what Sundaramanji has done to the BSC in his tenure is चार चांद लगा दिया वापस BSC को. Thank you so much on behalf of all the members, sir, and congratulations to you. आखिर जब आप सोचते हैं अनुजी कि सेंसेक्स 30 शेयर्स है, उसमें मुनाफा होता है, कैगर होता है, सेल्स होता है, बट उसके पीछे एक आदमी होता है, एक औरत होती है, एक आवाज़ होती है, एक कहानी होती है, और वो कहानी को आपने सामने ले आया है, CNBC आवाज़। तो दर्शक जानते हैं कि बुलंदी क्या होती है, मेहनती क्या होती है। सो बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे आपको, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। क्या ये कहीं ना कहीं जो भारत में एक्विटी कल्ट जो हमने देखा है पिछले कई सालों से, और मुझे याद है जब मैं आपसे बात करता था जब 2007-8 की बुल मार्केट थी, आपका एक सपना होता था कि ये पूरी की पूरी बुल मार्केट FIIs ड्रिवन है, अगली बुल मार्केट में रिटेल पैसा बनाए, वो आपने फेज़ देखा। आप मानते हैं कि ये फेज़ अगले 5-6 साल, या और मैं 5-6 साल क्यों, अगले 10-15 साल कंटिन्यू करेगा? बट लुक एट द डीमैट अकाउंट जो बढ़े हैं, जो 1-2 करोड़ रहते थे वो 20 करोड़ हो गए हैं, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गए। वी आर प्रॉब्ली द बेस्ट सेटलमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड, the best trading systems in the world, extraordinary risk systems that have been gathered together. I think it's a very big tribute to Securities Exchange Board of India and the BSE for introducing that. And I believe it will continue. I think India is still at maybe 15-20% of ownership. I think it'll get to most advanced economies of 40-50%. So there's decades of growth ahead, hopefully. I think it'll continue. Markets go through periods of consolidation. I think there's some nervousness because the trade deals haven't happened yet, or the impact of the tariffs out there. But I think the market will discount that because the Indian economy is a very big, robust domestic economy, not necessarily an export-oriented economy. So we will recover. I think there's some foreign selling that is, they're going back to the Mag 7 and going back to the Nasdaq. I think that will correct itself. So I'm not at all worried. I think if you are an investor long-term in India, as I've been, it's a great time to step in and buy bargains.